वो बूढ़ी बतख दरअसल एक चुड़ैल थी। वो बीलू को पकड़कर एक बड़े पिंजरे में बंद कर देती है और बीलू और उसकी बहन पिंकी दोनों अपने चचा के साथ रहते थे। उनके माँ पिता का देहांत उनके बचपन में ही हो चुका था। बच्चों, शाम हो चुकी है और सर्दी बढ़ रही है। जल्दी से घोंसले में आ जाओ, ये ना हो कोई जंगली शिकारी आ जाए। बस चाचा, कुछ देर और खेल लूं। नहीं पिंकी बेटा, बस जल्दी से घर आ जाओ और तुम्हारी चाची खाने पर इंतजार कर रही है। दोनों बच्चे अपने चचा की बात मानकर घर चले जाते हैं। उनके चचा तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी चची को वो दोनों बहन भाई कुछ खास पसंद नहीं थे। अरे गौरी, थोड़ा और खाना दो ना बच्चों को। इतना ही काफी है, ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। वो हमेशा बिल्लू और पिंकी को खाना बहुत कम देती और अपने बेटे जग्गू को ज्यादा और अच्छा खाना देती। फिर भी दोनों बच्चे बहुत खुश थे। खाना खाने के बाद वो दोनों अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। देखिए जी, मैं अब ज्यादा देर इन बच्चों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आगे सर्दियां आने वाली हैं और जग्गू भी बड़ा हो रहा है। हमारे पास सिर्फ 2 ही कमरे हैं। आप इन दोनों को कहीं दूर छोड़ आइए। ये क्या कह रही हो तुम गौरी? मैं इन दोनों को कहाँ पर छोड़कर आऊं? और इन दोनों का मेरे सिवा है ही कौन? बस मुझे नहीं पता, आप इन्हें कहीं भी छोड़ आइए। तभी उस तरफ पिंकी कहती है, भैया, मुझे बहुत प्यास लगी है। रुको पिंकी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। बीलू भी पिंकी के लिए पानी लेने के लिए आता है तो उसे चची की आवाज़ सुनाई देती है। बस मैंने कह दिया ना, कल शाम को हम इन्हें पिकनिक पर ले जाएंगे और कोई बहाना बनाकर इन्हें वहाँ पर छोड़कर आ जाएंगे। शायद कोई इन्हें ले जाए वहाँ से। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जग्गू को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये बात सुनकर बीलू बहुत परेशान हो जाता है। वो आकर सारी बात पिंकी को बताता है। अब क्या होगा भैया? अगर चचा हमें वहाँ पर छोड़ आए तो हम कहाँ पर जाएंगे? तुम फिक्र मत करो पिंकी, मैं सब देख लूँगा। बीलू जब सब सो जाते हैं तो बाहर जाकर छोटे छोटे पत्थर अपने एक बैग में जमा करने लगता है। अगले दिन जब दिन निकलता है, चलो बच्चों, आज हम पिकनिक पर जा रहे हैं। फिर वो सभी खुशी खुशी पिकनिक पर चलते हैं। जाते हुए बीलू रास्ते में थोड़े थोड़े कंकड़ गिराता जाता है ताकि वापसी पर उसे रास्ता मालूम हो सके। पहाड़ों वाले जंगल में पहुंचकर जब सब खाना खा लेते हैं, अच्छा बच्चों, तुम लोग यहीं पर बैठो, मैं और तुम्हारे चचा यहाँ कुछ दूर ही जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी एक मौसी रहती है, हम उससे मिलकर आते हैं। ठीक है चची। और फिर वो दोनों जग्गू को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब वो लोग लौट कर नहीं आते तो बीलू समझ जाता है। भैया, मुझे लगता है चचा हमें यहाँ पर छोड़कर चले गए। शाम हो रही है, कोई जंगली शिकारी हमें आकर खा जाएगा। नहीं पिंकी, तुम रोना तो बंद करो। फिर वो उसे सारी बात बताता है और फिर वो पत्थरों की मदद से कुछ ही देर में घर पहुंच जाते हैं। उन दोनों को घर देखकर उनकी चची बहुत हैरान होती है, लेकिन उसके चचा बहुत खुश थे। अरे वाह मेरे बच्चों, तुम दोनों आ गए। फिर कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और फिर एक दिन बीलू की चची उनसे आकर कहती है, बच्चों, आज मेरी बुआ ने हमें दावत पर बुलाया है। आज हम उनके यहाँ दावत पर चलेंगे और वापसी पर एक झील भी देखेंगे। क्या सच में चची? हम झील पर जाएंगे? मुझे झील बहुत पसंद है। हाँ पिंकी, मैं तुम दोनों को झील पर लेकर जाऊंगी।
بیلو یہ سب سن کر خاموش رہتا ہے۔ وہ ساری بات سمجھ جاتا ہے۔ اس بار اسے موقع نہیں ملتا کہ وہ پتھر اکٹھے کر سکے، اس لیے وہ بریڈ کا ایک ٹکڑا لے لیتا ہے۔ بوا کے ہاں دعوت سے ہونے کے بعد اور تھوڑا تھوڑا ٹکڑا سارے راستے گراتا جاتا ہے۔ وہ سب جھیل پر آتے ہیں اور پھر اس دن کی طرح ان کی چچی اور چچا ان سے بہانہ کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اور کافی دیر بیت جانے کے بعد جب وہ دونوں واپس نہیں آتے، مجھے لگتا ہے چچا اور چچی اس دن کی طرح ہمیں پھر یہاں پر چھوڑ گئے ہیں۔ لیکن اب کی بار وہ بریڈ کی وجہ سے رستہ تلاش کرنے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دو پرندے بریڈ کو کھا رہے تھے اور وہ بریڈ لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا بھیا؟ ہمیں تو گھر کا راستہ بھی نہیں معلوم اور اس طرف تو ہم پہلے کبھی آئے بھی نہیں تھے۔ دیکھیے نا، یہاں پر کتنے بڑے بڑے جنگل کے درخت ہیں۔ بھیا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اور پھر وہ دونوں چلتے جاتے ہیں۔ دور سے انہیں ایک جھونپڑی نظر آتی ہے۔ وہ جھونپڑی کے پاس جاتے ہیں تو جھونپڑی کے آس ارے بھیا، کتنے زیادہ پھل ہیں یہاں پر، میں کچھ پھل لے کر کھا لوں۔ وہ جیسے ہی پھل اتارتی ہے تو جھونپڑی میں سے آواز آنے لگتی ہے۔ جھونپڑی میں سے آواز آتے ہی تبھی اس جھونپڑی میں سے ایک بوڑھی بطخ نکلتی ہے۔ ارے بچوں، تم دونوں یہاں پر اس گھنے جنگل میں یہاں کے تو نہیں لگتے۔ پھر بیلو اور پنکی ساری بات اسے بتا دیتے ہیں۔ تم دونوں پریشان مت ہو، تم دونوں میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ پھر وہ دونوں بوڑھی بطخ کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں۔ وہ ساری بات اس بوڑھی بطخ کو بتا دیتے ہیں۔ وہ بوڑھی بطخ دراصل ایک چڑیل تھی جو وہاں پر اپنے پتی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بہت ظالم تھی۔ وہ دوسرے پکشیوں کا شکار کر کے کھایا کرتی تھی۔ بوڑھی بطخ کا پتی ان دونوں بچوں کو اس کے ساتھ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اوہ، یہ ان معصوم بچوں کو کہاں سے لے آئی ہے؟ اب ان دونوں کو یہ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بیٹھو بچوں، میں تم دونوں کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ دونوں بچے بہت تھک چکے تھے۔ پنکی تو کھانا کھاتے ہی سو جاتی ہے، لیکن بیلو کو کچھ الجھن ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہاں پر کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ بوڑھی آنٹی بھی کچھ عجیب سی باتیں کر رہی تھی اور ان کا پتی دور بیٹھا ہمیں گھور رہا تھا۔ ابھی بیلو یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ دیکھو بطخ، تم ان دونوں بچوں کو یہاں سے جانے دو۔ یہ دونوں بہت معصوم لگتے ہیں مجھے، اور جیسا کہ تم نے بتایا ان کی چچی تو پہلے ہی ان پر بہت ظلم کرتی تھی۔ تم ان دونوں کو یہاں سے جانے دو۔ تم اپنا منہ بند رکھو، میں جانوں میرا کام جانے۔ یہ نہ ہو تمہیں یہاں سے مجھے نکالنا پڑے، پھر کہاں در در کی خاک چھانتے پھرو گے۔ بیلو کو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کوئی بوڑھی بطخ نہیں بلکہ ایک چڑیل ہے۔ وہ ان دونوں کا اصل روپ دیکھ کر ایک زوردار چیخ مارتا ہے۔ اس کی چیخ سنتے ہی بوڑھی بطخ دیکھ لیتی ہے۔ ارے بچے، تم ہماری باتیں سن رہے تھے؟ وہ بیلو کو پکڑ کر ایک بڑے پنجرے میں بند کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی پنکی بھی اٹھ جاتی ہے۔ چھوڑو میرے بھیا کو، چھوڑو میرے بھیا کو۔ چپ کر جا لڑکی، ورنہ تجھے بھی تیرے بھیا کے ساتھ بند کر دوں گی۔ چل اٹھ، جا کے سارا کام کر اور اچھا سا کھانا بنا۔ اسے کھانا کھلا اور اسے کھانا کھلا کھلا کے موٹا کر۔ جب یہ موٹا ہوگا اس دن ہی میں اس کا ناشتہ کروں گی۔ ویسے بھی چاند کی 14 تاریخ آنے والی ہے، اس دن ہی میں اسے پکا کر کھاؤں گی۔ پنکی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دیکھو بچوں، میں تم دونوں کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں،
लेकिन मैं अपनी बीवी से भी बहुत डरता हूँ। वो बहुत गुस्से वाली है। अगर उसे कुछ ऐसा पता चल गया तो वो मुझे कभी भी नहीं माफ़ करेगी। काफ़ी दिन इसी तरह से बीत जाते हैं और फिर चाँद की 14 तारीख आ जाती है। पिंकी बहुत ज़ोर से रो रही थी। भैया, मैं कुछ भी नहीं कर सकी आपको बचाने के लिए। आज तो वो चुड़ैल आपको खा जाएगी। तुम रो नहीं पिंकी, ऊपर वाला है ना, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। तभी उस बूढ़ी चुड़ैल का पति उन दोनों के पास आता है। मैं तुम दोनों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम दोनों को बहुत सावधानी से ये करना होगा। आज रात को जब वो तुम्हें जहाँ पिंजरे से निकालने के लिए आएगी तो मैं पीछे का दरवाज़ा खोल दूंगा। तुम दोनों किसी तरह आँख बचाकर वहाँ से भाग जाना, और देखो, वापस पलटकर कभी मत देखना, वरना वो तुम्हें दोबारा पकड़ लेगी। और फिर शाम को जब चुड़ैल आती है और वो बीलू को खाने के लिए पिंजरे का दरवाज़ा खोलती है, तो बीलू जल्दी से उसे एक धक्का देता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और पीछे पलटकर नहीं देखते। काफ़ी देर उड़ने के बाद वो एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। लेकिन भैया, अब हम कहाँ पर जाएंगे? पिंकी, तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, ऊपर वाला हमारी मदद ज़रूर करेगा और अब की बार भी वो ही हमारी मदद करेगा। फिर उन्हें उस चुड़ैल का पति दूर से आता दिखाई दिया। बच्चों, तुम दोनों ठीक हो ना? जी अंकल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हम दोनों की जान बचाई। अरे, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अब मेरी पत्नी तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुम दोनों को यहाँ पर एक जादुई नारियल का घर बनाकर दे रहा हूँ। तुम दोनों यहाँ पर आराम से रह सकते हो। और फिर वो दोनों बहन भाई उस नारियल के घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।